friends, welcome to the world of Companies Act 2013. I, Professor Kunal Shah, on behalf of JK Shah Classes, is welcoming you all towards the revisionary part for your Inter-CA exams, which are now been scheduled for December 2021. Yes, my dear friends, हम हमारे इस रिवीजन लेक्चर में कवर करने वाले हैं about all the recent amendments which are been given by ICAI in our RTP, that is revisionary test papers. अभी तक हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 that was the preliminary part of Companies Act 2013 को रिवाइज कर दिया है, जहाँ पर हमने characteristics of a company, lifting of a corporate will and various types of companies के बारे में रिवीजन किया. Now in this video we are going to revise the provisions towards the next chapter of Companies Act 2013, that is chapter number 2 of Companies Act 2013, that is incorporation of a company and matters incidental thereto. ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया गया है अंडर चैप्टर नंबर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जहां पर हमें सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 तक के प्रोविजंस को रिवाइज करना है. Yes, my dear friends, the very first topic of this chapter which we are going to revise is a topic towards promoter. It's a topic towards promoter. जब भी मैं बोलूँ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, जब भी मैं बोलूँ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, तो याद रखना कि बॉस प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु conceives the idea of doing a business in a form of a company. Promoter means a person who conceives the idea of doing a business in a form of a company. Idea conceive करने के बाद it is the promoter, yes, it is the promoter who forms the company, बोलेगा तो who brings the company into existence. कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ता है. एंड यस, इट इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी जो पूरा का पूरा प्रोसीजर करता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. यहाँ पर वंस द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड तो पूरा का पूरा कंपनी दो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे चलता है, that is memorandum of association and articles of association. Yes, my dear friends, memorandum of association and articles of association, ये दोनों का दोनों डॉक्यूमेंट्स एक प्रकार का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकता नहीं है. आई रिपीट, ये दोनों का दोनों फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकता नहीं है. यस, ये दोनों का दोनों डॉक्यूमेंट्स अपना प्रमोटर प्रिपेयर करता है. इट इज द प्रमोटर हु प्रिपेयर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. जनरली the directors in a company are appointed by the members of the company. Generally, the directors in a company are appointed by the members of the company. But जब मैं बोलूँ first directors in the company, yes, the first directors in a company is been appointed by the promoters of the company. जब भी मैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स है विच आर बीन एंटर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. तो ये जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अपना प्रमोटर एंटर करता है. यस, इट इज द प्रमोटर हु हैज गॉट अ रियल इंटरेस्ट into the business of the company. It is the promoter who has got the real interest into the business of the company. ये जो वर्ड है ना, वर्ड प्रमोटर, ये वर्ड प्रमोटर को डिफाइन किया गया है
under section 2 clause 69. The word promoter is been defined under section 2 clause 69. प्रमोटर का डेफिनेशन एग्जॉस्टिव इन नेचर है बिकॉज डेफिनेशन के अंदर वर्ड मीन्स यूज किया गया है। यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि ये तीन में से अगर कौन सा भी एक कंडीशन, ये तीन में से अगर कौन सा भी एक कंडीशन फुलफिल होता है, देन दैट पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। लॉ मेकर बोलता है कि यदि आपका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया गया है एज अ प्रमोटर, या तो कंपनी ने जो एनुअल रिटर्न आरओसी के पास फाइल किया था उसमें तुम्हारा नाम दिया गया है एज अ प्रमोटर, तो यस यू आर कंसीडर्ड टू बी द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। या तो तुम एक ऐसे व्यक्ति हो who has got a control over the affairs of the company। ये कंट्रोल तुम्हारा कंपनी के ऊपर डायरेक्टली भी हो सकता है या इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो whenever you have got a direct control over the affairs of the company, या तो you have got a indirect control over the affairs of the company, तो yes you are considered to be a promoter of that company। लॉ मेकर बोलता है या तो तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके एडवाइस पे या जिसके डायरेक्शन पे या जिसके इंस्ट्रक्शंस पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करना ही पड़ता है। तो अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी एडवाइस के अनुसार या आपके डायरेक्शंस के अनुसार या आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करते हैं, तो यस यू आर कंसीडर्ड एज अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। बट ये जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें इस नोट को जरूर नोट करना। लॉ मेकर बोलता है कि बॉस अगर आपने कोई प्रकार का डायरेक्शंस दिया रहेगा अंडर अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, अगर आपने कोई प्रकार का डायरेक्शंस दिया रहेगा अंडर अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो फिर सॉरी टू से हम आपको प्रमोटर के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। So whenever you have given a direction or an instruction or an advice under a professional capacity, तो हम आपको as a promoter count करते नहीं हैं, हम आपको as a promoter count करते नहीं हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट को रिवाइज किया, दैट वाज अ कंसेप्ट टुवर्ड्स मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रमोटर एंड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड प्रमोटर। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने प्रमोटर वाले टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर दिया है। द सेकेंड टॉपिक इज अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें वी हैव गॉट अ प्रोसीजरल पार्ट के बॉस what is the procedure required for incorporation of a company। as per our book the entire procedure for incorporation of a company is given under section number 7 of Companies Act 2013। we have to follow certain steps in order to get our company incorporated। step number 1, 2, 3, 4 and 5 are the steps which are to be considered as pre-incorporation steps। स्टेप नंबर 6 पे हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है एंड स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 8 आर कंसिडर्ड टू बी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 बोला था अबाउट सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ अ कंपनी, स्टेप नंबर 2 था अबाउट समथिंग कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स, स्टेप नंबर 3 था अबाउट रिजर्वेशन ऑफ नेम, स्टेप नंबर 4 था अबाउट प्रिपरेशन ऑफ MOA एंड AOA, स्टेप नंबर 5 था अबाउट फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद ROC। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मैंडेटरीली ROC के पास फाइल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। However, there was one document called as INC-22 जो ऑप्शनल था at the time of incorporation। बट जैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा तो उसके बाद INC-22 फाइल करना मैंडेटरी बन जाता है।
व्हाट इज INC 22 वो हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज के अंदर एक बार रिवाइज करने वाले हैं। जैसे हमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास सबमिट कर दिया, तो आरओसी हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद हमारे कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करता है। Along with certificate of incorporation हमें एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाता है। एंड यस, अपना कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। तो ओवर हियर प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी ऑलरेडी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहता है ड्यूरिंग अवर रेगुलर लेक्चर्स, तो उसे यहाँ पर रिवीजन में कवर नहीं किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर ये वाला कंसेप्ट इज लेंथीएस्ट कंसेप्ट, दैट इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लॉ मेकर बोलता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज लाइक अ चार्टर फॉर द कंपनी। जिस प्रकार देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए, तो उसी प्रकार कंपनी को चलाने के लिए हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए। हमारा कंपनी क्या क्या कर सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, ये सब चीज के बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिफाइन किया जाता है। In fact, Memorandum of Association also defines the contractual capacity of a company. मतलब एक कंपनी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, उसके बारे में जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू पता चलता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी। सर, व्हाट आर द कारण जिसके कारण कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है? तो लॉ मेकर बोलता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वेरियस ऑब्जेक्ट्स दिया जाता है जिसके कारण कंपनी को फॉर्म किया गया था। व्हाट आर द कारण जिसके कारण, व्हाट आर द कारण जिसके कारण कंपनी एग्जिस्टेंस में आया था, हमारा कंपनी क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू पता चलता है। लॉ मेकर बोलता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से हमें पता चलेगा कि बॉस कंपनी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, जिसके थ्रू अगर कोई भी क्रेडिटर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता है, तो वो जरूर जानना चाहेगा कि वेदर द कंपनी हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी और नॉट। In fact, section number 399 of Companies Act 2013 clearly बोल दिया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्रकार का पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता है, तो उस आउटसाइडर का जिम्मेदारी बनता है फर्स्ट टू हैव द नॉलेज अबाउट द कंटेंट्स ऑफ MOA. Only after having the knowledge then the person can enter a contract with the company. अगर बिना नॉलेज रखे आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया एंड अगर आपको कुछ नुकसान हुआ, तो सॉरी, आप कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते हो, बिकॉज कंपनी का ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक प्रकार का पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो ओवर हियर एवरी पर्सन entering into a contract with the company will be presumed to have the knowledge about the contents of MOA. यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि MOA के अंदर लिखा जाता है कि कंपनी कौन सा एक्टिविटी कर सकता है। तो जिन जिन लोगों ने अपना पैसा कंपनी में कंट्रीब्यूट किया रहेगा इन अ फॉर्म ऑफ शेयर्स, मतलब जो लोग शेयर होल्डर्स होएगा,
उनको पता चलेगा कि कंपनी उनका पैसा कौन से एक्टिविटीज में यूज करने वाली है। यहाँ पर कंपनी ने हमारा पैसा कौन से एक्टिविटी में यूज करना है, ये अगर शेयर होल्डर को जानना है तो शेयर होल्डर कंपनी का एमओए पढ़ सकता है, बिकॉज एमओए के अंदर दिया जाता है अबाउट द वेरियस एक्टिविटीज विच आर गोइंग टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी। लॉ मेकर बोलता है कि एमओए के अंदर जो जो प्रोविजंस लिखा रहेगा, कंपनी उन्हीं प्रोविजंस के दायरे में रहते रहते काम करेगा। कंपनी कभी भी मेमोरेंडम के खिलाफ जा सकता नहीं है। अ कंपनी कैन नेवर एवर गो बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी मेमोरेंडम के खिलाफ जाकर काम करता है तो सॉरी टू से इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी वैलिड, it will be considered to be void in nature. एमओए बनाने के लिए हमें यहाँ पर स्केड्यूल नंबर 1 का सहारा लेना पड़ेगा। स्केड्यूल नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर देयर आर टोटल 10 टेबल्स, जिसमें से स्टार्टिंग का 5 टेबल्स यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए को प्रिपेयर करने के लिए, एमओए को फॉर्म करने के लिए हमें टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी एंड टेबल ई का सहारा लेना पड़ेगा। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी एंड टेबल डी एंड ई का सहारा लेना पड़ेगा। सर क्या हम कोई भी टेबल सिलेक्ट कर सकता है क्या? लॉ बोला ना भाई ना, वी हैव टू सिलेक्ट द टेबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी वी आर। अगर हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होएगा तो हम टेबल ए के माध्यम से एमओए को प्रिपेयर करेगा। अगर हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड हमारे कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो हम लोग एमओए टेबल बी के माध्यम से प्रिपेयर करेंगे। अगर हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड हैविंग शेयर कैपिटल है तो हम लोग एमओए टेबल सी के माध्यम से प्रिपेयर करेंगे। अगर हमारा कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला है, हैविंग नो शेयर कैपिटल, तो हम टेबल डी के माध्यम से एमओए को फॉर्म करेंगे। एंड अगर हमारा कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंपनी है, हैविंग शेयर कैपिटल, तो हम लोग टेबल नंबर ई के माध्यम से एमओए को फॉर्म करेंगे। So depending upon the type of company, we have to select the respective table. लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी का एमओए प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिखते गए, नहीं, एमओए शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ फॉर्म। हर एक पैराग्राफ को हमें कंसेक्यूटिवली नंबर करना है। एमओए को हमें साइन करवाना पड़ेगा बाय एटलीस्ट 7 पर्सन इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी एंड एटलीस्ट 2 पर्सन इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अगर 1 पर्सन कंपनी होएगा तो इट कैन बी साइंड बाय ओनली 1 पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ दैट 1 पर्सन कंपनी। तो एमओए शुड बी इन अ प्रिंटेड फॉर्म, इट शुड बी इन अ पैराग्राफ फॉर्म, एवरीथिंग शुड बी कंसेक्यूटिवली नंबर्ड। It should be signed by how many people? Sir, अगर पब्लिक कंपनी होएगा तो एटलीस्ट 7, प्राइवेट कंपनी होएगा तो एटलीस्ट 2, 1 पर्सन कंपनी होएगा तो 1। यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि जो बंदा एमओए को साइन करता है, दे आर कॉल्ड एज सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए। इनकॉर्पोरेशन के पहले दे आर कंसीडर्ड टू बी द सब्सक्राइबर्स, बट जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो उसके बाद द सब्सक्राइबर्स आर कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द सब्सक्राइबर्स आर कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जी माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने एमओए को सब्सक्राइब किया होएगा उनको एटलीस्ट एक बंदा विटनेस करेगा। लॉ मेकर्स बोलता है कि जो बंदा एमओए को साइन किया था
उनका डिटेल्स भी हमें एमओए में लिखना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट द डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, द डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स. लॉ मेकर बोलता है कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी इज टू बी कंसीडर्ड एज अ लीगल पर्सन. कंपनी एक प्रकार का लीगल पर्सन माना जाएगा. यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि एमओए के अंदर कोई माइनर एमओए को साइन नहीं कर सकता है. A minor is not allowed to act as a subscriber of the MOA. In fact, अगर कोई भी गार्जियन माइनर के बिहाफ पे एमओए को सब्सक्राइब करेगा तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि वो गार्जियन ने स्वयं अपने पर्सनल कैपेसिटी में एमओए को सब्सक्राइब किया है. लॉ मेकर बोलता है कि एमओए के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो इंफॉर्मेशन कभी भी कंपनीज एक्ट के खिलाफ होना चाहिए नहीं. इन शॉर्ट एमओए प्रिपेयर किया जाता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. सर एमओए के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? तो लॉ मेकर बोलता है द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन देयर इनसाइड द एमओए इज द नेम क्लॉज. The second information which is there inside the MOA, it is the situation clause, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं called as registered office clause. The third information is about the object clause. The fourth one is the liability clause. अगर तुम्हारे कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, अगर तुम्हारे कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो तुम्हारे कंपनी के MOA के अंदर the fifth clause will be the capital clause. The sixth clause will be the association clause. And अगर आपका कंपनी 1% कंपनी है तो आपको अपने MOA के अंदर और एक क्लॉज डालना पड़ेगा called as succession clause, called as succession clause. तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हम ये सातों के सात क्लॉज को रिवाइज करते हैं. हम इन सातों के सात क्लॉज को रिवाइज करते हैं एंड जहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर क्लॉज ऑल्टर करना पड़ता है तो उसके ऑल्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है वो भी हम लोग रिवाइज करेंगे. So the very first clause inside the memorandum of the company is the name clause. नेम क्लॉज के अंदर हमें कंपनी का नाम लिखना पड़ता है, वही नाम जो हमने रिजर्व करवाया होता है. द नेम विच वॉज बीन रिजर्व्ड, उसी नाम को हम इस एमओए के अंदर एज अ नेम क्लॉज लिखेंगे. लॉ मेकर बोलता है द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी. आइडेंटिकल तो नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट नियरली रिजेम्बलेंस भी नहीं होना चाहिए. आइडेंटिकल तो नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट नियरली रिजेम्बलेंस भी नहीं होना चाहिए. अगर आज अपने कोई कंपनी का नाम आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखना चाहते हो तो सॉरी, इट इज नॉट अलाउड बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ऑलरेडी अ कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस. एंड रूल क्या बोलता है कि यू आर नॉट अलाउड टू हैव द नेम ऑफ योर कंपनी विच इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी. आइडेंटिकल नाम तो नहीं चलेगा, इनफैक्ट नियरली रिजेम्बलिंग वाला नाम भी नहीं चलेगा. व्हाट डू यू मीन बाय नियरली रिजेम्बलिंग? तो नियरली रिजेम्बलिंग का मतलब होता है कि एकदम आस पास 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 नाम वाला भी कंपनी अलाउ किया जाएगा नहीं. लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी का नाम अनडिजायरेबल इन नेचर नहीं होना चाहिए. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि तुम्हारा नाम अनडिजायरेबल इन नेचर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वो नाम अलाउ करेगा नहीं. लॉ मेकर बोलता है द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी एज कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ. ऐसा कोई प्रकार का नाम मत रखना विच इज एक्टिंग एज एन ऑफेंस एज एनी अदर लॉ. लॉ मेकर बोलता है कि बॉस, कंपनी का नाम मिसलीडिंग इन नेचर भी नहीं होना चाहिए. कंपनी का नाम मिसलीडिंग इन नेचर भी नहीं होना चाहिए. अगर तुम कंपनी के नाम के अंदर ऐसा कोई वर्ड्स या ऐसा कोई एक्सप्रेशन रखना चाहते हो विच इज in connection to central government or state government,
विच इज इन कनेक्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आपको ऐसा कोई वर्ड्स या एक्सप्रेशन यूज करना है तो तुम्हें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लॉ मेकर बोलता है कि कुछ वर्ड्स कंपनी यूज नहीं कर सकता है एज द नेम ऑफ द कंपनी, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल रहेगा तो अलाउ किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट। ऐसा कोई भी प्रकार का वर्ड्स तुम्हारा कंपनी यूज नहीं कर सकता है इनसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, बट अगर यूज करना चाहता है तो पहले तुम्हें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लाना पड़ेगा। अगर तुम कंपनी के नाम के अंदर ऐसा कोई वर्ड्स इंक्लूड करना चाहते हो जैसे कि इंश्योरेंस, तो बॉस तुम्हें यहाँ पर उनके रिस्पेक्टिव रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड तुम वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहा है उसका तुमने अगर डिक्लेरेशन दिया रहेगा तो ही तुम ऐसा कोई स्पेशल वर्ड्स यूज कर सकता है। इंश्योरेंस वाला वर्ड यूज करने के लिए हमें IRDA के रिक्वायरमेंट्स का पालन करना है। बैंक वाला वर्ड यूज करने के लिए हमें RBI वाला रिक्वायरमेंट्स का पालन करना है। स्टॉक एक्सचेंज वाला वर्ड अगर हम हमारे नाम के अंदर यूज करना चाहता है तो हमें सेबी के रिक्वायरमेंट्स का पालन करना है। तो अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करना है तो हमें उस स्पेसिफिक रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट्स का पालन करना है। एंड अगर हम वो पालन कर रहे हैं तो हमें उसका एक प्रकार का डिक्लेरेशन भी देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बोलता है नाम को कैसे रिजर्व किया जाता है। तो लॉ मेकर बोलता है कि नाम को रिजर्व करने के लिए हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है कॉल्ड एज ई फॉर्म RUN, एंड RUN स्टैंड्स फॉर रिजर्व यूनिक नेम। इस फॉर्म के अंदर हम लोग मैक्सिमम 6 नाम प्रपोज कर सकते हैं। 6 से कम अलाउड है बट 6 से ज़्यादा नाम अलाउ किया जाता नहीं है। हमने जो जो नाम ROC को एज अ चॉइस दिया रहेगा वो नाम हमें ROC को देना है इन अ प्रेफरेंशियल ऑर्डर। अगर नाम अवेलेबल होएगा तो ROC हमें सीधा का सीधा इंटीमेट करेगा कि यस द नेम ऑफ योर चॉइस इज अवेलेबल। अगर वो नाम अवेलेबल है एंड अगर हम वो नाम को हमारे कंपनी का नाम रखना चाहते हैं तो ROC वो नाम हमारे लिए रिजर्व करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज। अगर मान लो हम लोग अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी है एंड अगर हमारे कंपनी का हम नाम चेंज करने का सोच रहा है, नाम चेंज करने के लिए हमें कोई नया नाम चाहिए तो वो नया नाम ROC हमारे कंपनी के लिए रिजर्व करेगा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 डेज। तो अगर आप एक न्यूली इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी हो तो आपका नाम ROC रिजर्व करेगा फॉर 20 डेज, बट अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो एंड अगर आप चेंज ऑफ नेम की बात कर रहे हो तो आपके लिए नया नाम रिजर्व किया जाएगा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 डेज। अगर ये 20 या 60 डेज के पीरियड में तुमने प्रोसीजर्स को खत्म नहीं किया तो जो भी नाम हमारे लिए रिजर्व किया जाएगा वो नाम ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। There is also a provision called as cancellation of name. लॉ मेकर बोलता है कि भैया नाम रिजर्व करवाने के दौरान अगर हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया था, नाम रिजर्व करवाने के दौरान अगर हमने कोई प्रकार का गलत इंफॉर्मेशन दिया था बट अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था, ओके, नाम रिजर्व करवाया थ्रू अ गलत इंफॉर्मेशन बट अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ नहीं है, तो लॉ मेकर बोलता है कि हमने जो भी नाम रिजर्व किया रहेगा वो नाम सीधा का सीधा कैंसल करवाया जाएगा। एंड जो भी हमारे कंपनी का ऑफिसर दैट इज प्रमोटर यहाँ पर जो भी गलत इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो दैट पर्सन विल बी लायबल टू अ पेनल्टी विच कैन एक्सटेंड अप टू ₹1 लाख। बट अगर मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है एंड फिर ROC को पता चला कि हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन देकर नाम को रिजर्व किया था तो ROC हमारे कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका देगी एंड ये तीन में से कोई भी एक ऑर्डर ROC पास करेगा।
आरओसी सीधा का सीधा कंपनी को बोलेगा चल 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 नाम चेंज कर बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड ये हो जाना चाहिए विद इन 3 मंथ्स। या तो आरओसी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज, या तो आरओसी कंपनी को बोलेगा कि गो फॉर वाइंडिंग अप बिकॉज आपने नाम रिजर्व करवाने के दौरान कोई गलत इंफॉर्मेशन आरओसी को दिया था। लॉ मेकर बोलता है कि अगर कोई कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहता है, मतलब अगर कोई कंपनी स्वयं अपनी इच्छा से नाम को ऑल्टर करना चाहता है, तो नाम को ऑल्टर करने के कारण MOA ऑल्टर हो जाएगा। नाम को ऑल्टर करने के कारण MOA ऑल्टर हो जाएगा, मतलब सेक्शन नंबर 13 पिक्चर में आ जाएगा। अगर कोई कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहता है तो वो कंपनी सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा। What is a special resolution? It is a resolution which requires a special majority. एंड यहाँ पर वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एप्लीकेशन देगा। यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर ROC को डेलीगेट कर दिया है। बट अगर तुम नाम के अंदर सिर्फ वर्ड प्राइवेट को ऐड करना चाहते हो या वर्ड प्राइवेट को डिलीट करना चाहते हो, मतलब आपका कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में बदल रहा है, जिसके लिए उनको नाम के अंदर वर्ड प्राइवेट ऐड करना पड़ेगा। या तो आपका कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है एंड अगर वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है तो नाम में से वर्ड प्राइवेट को हटाना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई मामूली प्रकार का चेंजेस करना है तो तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने का जरूरत पड़ता नहीं है। जी हाँ, जैसे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो आप लोगों ने प्रीटी ऑब्वियस है सेक्शन नंबर 117 में ज़रूर पढ़ा रहेगा कि जब भी कोई कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है तो हमें MGT 14 ROC के पास विद इन 30 डेज फाइल करना है, मतलब करना है। यहाँ पर हम MGT 14 के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल का कॉपी भी अटैच कर देंगे। लॉ मेकर बोलता है कि बॉस यहाँ पर हम लोग ROC के पास जाकर एक नया नाम का एप्लीकेशन देंगे। जैसे ही नया नाम हमने रिजर्व करवा दिया एंड बैलेंस प्रोसीजर को हमने ख़त्म करवा दिया एंड हमने हमारे MOA को ऑल्टर कर दिया, तो हमें ये ऑल्ट्रेशंस ROC के पास रजिस्टर करना है, जिसके बाद ROC हमें एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करेगा। सर अगर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तो सर क्या अभी से नया नाम इफेक्टिव आएगा? तो लॉ बोलता है यस, only and only when the fresh certificate of incorporation is been issued, only after that the new name comes into effect. यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अ कंसेप्ट कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम में हमें टोटल 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि बॉस सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे कंपनी को डायरेक्शंस दिया फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से हमारे कंपनी को डायरेक्शंस दिया टू रेक्टिफाई द नेम, क्योंकि हमारे कंपनी का नाम कोई दूसरे कंपनी के नाम के साथ या तो मियरली रिजेम्बलर हो रहा था या तो वो आइडेंटिकल था। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शंस दिया तो हमारा कंपनी 3 महीने के अंदर नाम को रेक्टिफाई कर देना चाहिए, दैट इज नाम बदल देना चाहिए बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। हाउएवर सेक्शन नंबर 16 का जो दूसरा पहलू है वो बोलता है कि बॉस जिस कंपनी के साथ हमारा नाम नियरली रिजेंबल हो रहा था या जिस कंपनी के साथ हमारा नाम मैच हो रहा था, उस कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट किया कि बॉस द नेम ऑफ माय कंपनी इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ अनदर कंपनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंपनी को डायरेक्शंस देगा टू रेक्टिफाई द नेम एंड हमारा कंपनी यहाँ पर 6 महीने के अंदर नाम बदल देना चाहिए बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बट याद रखना कि कोई भी बाहर वाला कंपनी हमारे को नाम बदलने के लिए बोल सकता है ओनली विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ आवर कंपनी और फ्रॉम 3 years फ्रॉम द चेंज ऑफ नेम।
लॉ मेकर बोलता है कि जैसे ही हमने नाम रेक्टिफाई किया तो 15 दिन के अंदर अंदर हमें ये चीज़ आरओसी को बता देना है अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तब जाके आरओसी हमारे चेंजेस को रेक्टिफाई करेगा, हमारे चेंजेस को रजिस्टर करेगा एंड हमें एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करेगा। अगर यहाँ पर कोई भी प्रकार का प्रोविजन तोड़ा तो कंपनी के ऊपर पनिशमेंट आएगा 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से, एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट के ऊपर पनिशमेंट आएगा मिनिमम 5000 मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, मिनिमम 5000 मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट को रिवाइज किया, दैट वाज अ कंसेप्ट टुवर्ड्स नेम क्लॉज। So let us move on towards the second clause inside the memorandum of association, and the second clause is about the situation clause or registered office clause. Yes my dear friends, ये वाले clause के अंदर we have to just write down the name of the state जहाँ पर हमारे कंपनी का registered office situated होता है। ना पूरा का पूरा एग्जैक्ट एड्रेस लिखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट का नाम लिखना है जहाँ पर हमारे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होने वाला है। इनकॉर्पोरेशन के पहले कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उधर से ऑन एंड फ्रॉम 30th डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उधर से ऑन एंड फ्रॉम 30th डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाना चाहिए। यहाँ पर कंपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ले, या तो कंपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पे रखे, या कंपनी किसी का इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज करे। यहाँ पर हमें यह रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को वेरीफाई करवाना पड़ेगा थ्रू अ फॉर्म कॉल्ड एज INC-22, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। ये वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा रहेगा तो हमें बाइंग एंड सेलिंग एग्रीमेंट आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा। अगर हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया रहेगा तो हमें नोटराइज्ड कॉपी ऑफ द लीज एग्रीमेंट आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। अगर हमने बाई चांस किसी का इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ यूज किया है एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस तो हमें उस जगह का ओनर या उसके ऑक्यूपेंट का अथॉरिटी लेटर आरओसी के पास सबमिट करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा द कॉपी ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज बिल विच शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 months, विच शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 months। अच्छा, एक बार अगर किसी कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स कर दिया तो फ्यूचर में अगर कंपनी चाहता है तो वो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट ज़रूर कर सकता है। अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है विद इन द सेम स्टेट, अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है विद इन द सेम स्टेट, तो देयर आर 3 different options we need to understand। पहला ऑप्शन लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम टाउन। बोलेगा तो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहा है विद इन द सेम सिटी या विद इन द सेम टाउन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, जिसके लिए कंपनी को एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, जिसके लिए कंपनी को एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद कंपनी शिफ्ट हो सकता है एंड नया वाला एड्रेस आरओसी के पास फाइल कर सकता है थ्रू अ फॉर्म कॉल्ड एज ई फॉर्म INC-22। यहाँ पर जब कोई कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करती है विद इन द लोकल लिमिट्स तो उधर MOA ऑल्टर किया जाता नहीं है। देख बॉस, MOA को ऑल्टर तब किया जाएगा जब तुम वन स्टेट से अनदर स्टेट में शिफ्ट होएगा।
बट अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहा है विद इन द स्टेट, तो कोई भी प्रकार का एमओए के अंदर ऑल्टरेशन यहाँ पर किया जाता नहीं है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि वी आर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी विद इन द सेम स्टेट एंड विद इन द सेम आरओसी। मतलब हम हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस एक शहर से दूसरे शहर पे शिफ्ट कर रहा है, बट ये दोनों का दोनों शहर एक ही प्रदेश के अंदर है एंड यहाँ पर हमारा आरओसी का जुरिस्डिक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो लॉ मेकर बोलता है कि इस सिचुएशन में तुम्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट रुको, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट्स वाले मेथड से पास करोगे। व्हाट इज पोस्टल बैलेट्स, ये हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 110 में अंडरस्टैंड किया रहेगा जब हमने हमारा रेगुलर कोर्स पढ़ा रहेगा तब। अब जैसे हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो हमें MGT 14 ROC के पास फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएगा। इन शिफ्ट होने के बाद जो नया एड्रेस होएगा वो हमें वेरीफाई करवाना पड़ेगा थ्रू अ फॉर्म कॉल्ड एज ई फॉर्म INC 22। यहाँ पर भी MOA को ऑल्टर किया जाता नहीं है, यहाँ पर भी MOA को ऑल्टर किया जाता नहीं है। लास्ट में आता है जो लॉ बोलता है कि वी आर शिफ्टिंग अवर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, सेम स्टेट and under the jurisdiction of different ROC, same state and under the jurisdiction of different ROC। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। हमें यहाँ पर RD का अप्रूवल लगेगा। जैसे RD का अप्रूवल आएगा तो हम 30 डेज के अंदर अंदर RD का अप्रूवल सीधा का सीधा कंपनी के पास आ जाएगा। यहाँ पर कंपनी RD का अप्रूवल ROC के पास फाइल करेगा विद इन 60 डेज एंड ROC हमारे यहाँ पर 30 डेज के अंदर अंदर कंफर्मेशंस कर देगा अबाउट द शिफ्टिंग, मतलब कंफर्मेशंस को सर्टिफाई कर देगा। ओवर ईयर लॉ मेकर बोलता है कि जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था उधर से 30 डेज के अंदर अंदर MGT 14 जरूर पास कर देना, MGT 14 ROC के पास जरूर फाइल कर देना। जैसे तुम शिफ्ट हो जाओगे तो नया एड्रेस हमें नए ROC के पास वेरीफाई करवाना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ शिफ्टिंग। यहाँ पर भी MOA ऑल्टर करवाया जाता नहीं है, बट ये पूरा का पूरा सिचुएशन पॉसिबल होएगा ओनली एंड ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, because these are the only two states wherein there are two offices of ROCs. Maharashtra में one is at Mumbai, another is at Pune, whereas Tamil Nadu में one is at Chennai, another is at Coimbatore. नेक्स्ट टॉपिक आता है जो बोलता है अबाउट शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जी हाँ, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करवाते हैं तो यस हमें यहाँ पर MOA ऑल्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अप्रूवल दे सकता है विद इन 60 डेज। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अप्रूवल देने से पहले ये ज़रूर जानेगा कि क्या कंपनी का क्रेडिटर्स लोग एंड डिबेंचर होल्डर्स या दूसरा कोई भी बंदा जो कंपनी से कंसर्न रखता है, आर दे गिविंग देयर कंसेंट। अगर बाय चांस कोई भी बंदा कंसेंट नहीं दे रहा है तो दे आर कॉल्ड एज डिसेंटिंग क्रेडिटर्स। ऐसे डिसेंटिंग क्रेडिटर्स के डेट को हमें या तो डिस्चार्ज कर देना है या तो हमें एडिक्वेट सिक्योरिटी दे देना है। यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि इसको करने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अप्रूवल देगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दोनों स्टेट्स के ROC के पास फाइल करना पड़ेगा। That is the certified copy of the order of central government along with the altered copy of MOA। लॉ मेकर बोलता है कि बॉस अब हम जहाँ पे नए स्टेट में शिफ्ट हुए हैं वो नया ROC हमें एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा।
यहाँ पर भी जब हमने MGT 14 दैट इज हमने जब SR पास किया था, जब हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, तो उधर से 30 डेज के अंदर अंदर हमें MGT 14 ROC के पास फाइल कर देना पड़ता है। यस, हमें हमारा नया एड्रेस नए ROC के पास वेरीफाई करवाना पड़ेगा थ्रू अ फॉर्म कॉल्ड एज ई फॉर्म INC 22। लॉ मेकर बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट अपोज अ कंपनी फ्रॉम शिफ्टिंग इज रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू। ना, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रकार का रिफ्यूजल एक कंपनी को दे सकती नहीं है। बट एम्प्लॉय का जो यूनियन होता है वो लोग सीधा का सीधा कंप्लेंट रेज कर सकता है कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉय रजिस्टर्ड ऑफिस में काम कर रहा है, एंड अगर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा मेजॉरिटी एम्प्लॉयज यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगा। लॉ मेकर बोलता है कि अगर कोई कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो यस, यहाँ पर हमें MOA ऑल्टर करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें MOA ऑल्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है MOA के अंदर, इट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा जाता है? तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा जाता है अबाउट द वेरियस एक्टिविटीज द कंपनी वुड लाइक टू अंडरगो। In fact, the object clause of the company also tells about the contractual capacity of the company. एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में क्यों लाया गया है, अगर आप इस बात को जानना चाहते हो तो आपको उस कंपनी का MOA के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ लेना है। MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लॉ मेकर बोलता है कि इट ऑल्सो डिफाइंस द वेरियस कारण जिसके कारण कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आया है। लॉ मेकर बोलता है कि द सब्सक्राइबर्स ऑफ MOA, लॉ मेकर बोलता है कि सब्सक्राइबर्स ऑफ MOA एंजॉय अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू चूज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। मतलब हमें जो ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है हम वो ऑब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज दैट कि हमने जो ऑब्जेक्ट्स को चूज किया है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, एंड वो ऑब्जेक्ट्स कंपनीज एक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट्स कंपनीज एक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना चाहते हैं तो हम हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो लॉ मेकर बोलता है कि अगर हम एक पब्लिक कंपनी है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना है। अदर देन पब्लिक कंपनी, द स्पेशल रेजोल्यूशन विल पास थ्रू अ जनरल मीटिंग। जैसे हमने यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो हम हमारे MOA के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करने का चालू कर देगा। अब यहाँ पर विद इन 30 डेज हम MGT 14 अलॉन्ग विद ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ MOA ROC के पास जमा करेंगे। जैसे ROC के पास हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स को जमा किया तो ROC हमारे डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करेगा, ROC हमारे डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करेगा, एंड जैसे ROC हमारे डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम विद इन 30 डेज हमने जो जो ऑल्ट्रेशंस किया रहेगा वो ऑल्ट्रेशंस इफेक्टिव हो जाएगा। हमने जो जो ऑल्ट्रेशंस किया रहेगा वो ऑल्ट्रेशंस इफेक्टिव होएगा ओनली एंड ओनली व्हेन जब हमने ये ऑल्ट्रेशंस को ROC के पास रजिस्टर किया रहेगा। नेक्स्ट क्लॉज आता है द फोर्थ क्लॉज, दैट इज द लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में वी हैव टू राइट डाउन अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, जो या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होएगा, या तो लिमिटेड बाय गारंटी होएगा, या तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला होएगा। अगर मैं बोलूँ कि कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स तो इसका मतलब होता है सेक्शन 2 क्लॉज 22, जो बोलता है कि यहाँ पर द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर is limited, that is only and only towards the unpaid value of shares. अगर shares fully paid up होता है तो there is no liability. अगर मैं बोलूँ कि कंपनी is limited by guarantee तो उसका मतलब होता है सेक्शन 2 क्लॉज 21। इस सिचुएशन में the liability of every member is limited, that is only and only towards the amount given inside the MOA. इनफैक्ट ये पैसा भी कंपनी तब मांगेगा जब कंपनी
लिक्विडेट होने जा रहा है एंड यहाँ पर कंपनी के पास सरप्लस असेट्स नहीं है टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटीज। तो हर एक मेंबर कुछ अमाउंट का गारंटी देगा एंड दैट अमाउंट विल बी द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर। However, if you are a member in a company having unlimited liability, तो section number 2 clause 92 लॉ मेकर बोलता है कि इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो फिर इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ योर मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड। जी हाँ, आपके मेंबर्स का पर्सनल असेट्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है टू पे ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। जनरली लायबिलिटी क्लॉज को ऑल्टर नहीं किया जाता है, बट सेक्शन नंबर 18 अलाउ कर देता है। सेक्शन नंबर 18 इज अबाउट कन्वर्जन्स ऑफ अ कंपनी। सेक्शन नंबर 18 इज अबाउट कन्वर्जन्स ऑफ अ कंपनी। हम हमारी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी को अनलिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट ये पूरा का पूरा प्रोविजन सेक्शन नंबर 65 में दिया गया है, जो हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्लॉज आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज आपको सिर्फ और सिर्फ उन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखेगा जहां पर कंपनी के पास कोई प्रकार का शेयर कैपिटल होता है। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं होता है तो फिर उस कंपनी के पास एमओए के अंदर कैपिटल क्लॉज भी नहीं होएगा। कैपिटल क्लॉज इन शॉर्ट हमें बताता है अबाउट द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब हमारा कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर्स इशू कर सकता है, हमारा कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर्स इशू कर सकता है, उसका जिक्र एमओए के अंदर जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें किया जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल क्लॉज विल जस्ट एंड जस्ट टेल अस अबाउट द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर हम हमारे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं या हम हमारे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को कम करवाना चाहते हैं, अगर हम हमारे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं या हम हमारे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को कम करवाना चाहते हैं तो वो अलाउड है। जिसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेक करना पड़ेगा। अगर हमारे आर्टिकल्स के अंदर हमें अथॉरिटी होएगा टू ऑल्टर द कैपिटल क्लॉज, तो ही हम लोग यहाँ पर कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर कर सकता है, जिसके लिए हमें एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के बाद हम नेसेसरी चेंजेस हमारे कैपिटल क्लॉज में कर सकता है। जो भी चेंजेस हम करेगा वो चेंजेस हमें आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा अंडर अ फॉर्म कॉल्ड एज SH7 एंड ये चीज हमें विद इन 30 डेज में कर देना है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को कम या ज्यादा किया जा सकता है बाय फॉलोइंग वेज। लॉ बोलता है कि बॉस तुम लोग ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा दो बाय दैट मच अमाउंट विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, या तो तुम तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर्स को कन्वर्ट कर दो इनटू द शेयर्स ऑफ लार्जर डिनोमिनेशंस, या तो तुम एग्जिस्टिंग शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दो, या तो तुम एग्जिस्टिंग शेयर्स को सब डिवाइड कर दो इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में सब डिवीजन ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं, या तो तुम तुम्हारे ऑथोराइज शेयर कैपिटल को अगर कम करवाना चाहते हो तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब जितना शेयर्स तुमने यहाँ पर इशू ही नहीं किया है, दैट इज द अनइश्यूड पार्ट को तुम कैंसिल करवा सकते हो एंड यहाँ पर तुम तुम्हारे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को डिमिनिश करवा सकते हो, कॉल्ड एज डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एज कंपेयर टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 61, जहां पर हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। बट जब मैं बोलूँ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 66, जहां पर हम पेड अप कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। लॉ मेकर बोलता है कि अगर SH7 को फाइल करवाने में कोई भी प्रकार का आप लोगों ने डिले किया, SH7 को फाइल करवाने में कोई भी प्रकार का आप लोगों ने डिले किया, तो यहाँ पर जितना दिन डिले चलेगा पर डे 500 रुपये का पेनल्टी लगेगा। दिस इज एन अमेंडमेंट अंडर सेक्शन नंबर 64।
पर डे 500 रुपये का पेनल्टी लगेगा, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए का लगेगा एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपए तक का जा सकता है। लॉ मेकर बोलता है कि जब भी हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का बात करें तो यहाँ पर हम हमारे पेड अप कैपिटल को अफेक्ट कर देते हैं। वी आर गोइंग टू अफेक्ट समथिंग कॉल्ड एज द पेड अप कैपिटल। यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने का टोटल 3 तरीका है, 3 में से कौन सा भी एक तरीका चूज किया जा सकता है फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। लॉ मेकर बोलता है कि बॉस सबसे पहला तरीका है हम हमारे पार्टली पेड शेयर्स को सीधा का सीधा फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दे इवन विदाउट रिसीविंग द मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। सेकेंड तरीका बोलता है दैट इज अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो तुमने ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट्स में पड़ा रहेगा। एंड तीसरा तरीका बोलता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही पैसा ले लिया था, तो जो भी पैसा एक्सेस वाला था उस एक्सेस वाले पैसे को हम रिफंड कर देते हैं टू अवर एग्जिस्टिंग मेंबर्स। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का एक लंबा चौड़ा सा प्रोसीजर है। यहाँ पर हमें एक एसआर पास करना पड़ता है, एनसीएलटी को पूछना पड़ता है, एनसीएलटी नोटिस देगा टू वेरियस अथॉरिटीज एज वेल एज टू द क्रेडिटर्स। यहाँ पर ये वेरियस अथॉरिटीज एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी शुड रेज देयर ऑब्जेक्शन विद इन 3 मंथ्स। अगर उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो एनसीएलटी को लगेगा कि बॉस उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है एंड एनसीएलटी यहाँ पर सीधा का सीधा ऑर्डर दे देगा। एनसीएलटी यहाँ पर ये भी जानेगा कि बॉस कंपनी के पास उतने तो असेट्स होने ही चाहिए कि बॉस सामने जितने क्रेडिटर्स है उसको इजीली पे ऑफ किया जाए। यहाँ पर एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर देगा कि बॉस तुम्हारा ये अप्रूवल, मतलब यहाँ पर एनसीएलटी ने जो अप्रूवल दिया रहेगा उस अप्रूवल को किस प्रकार कंपनी यहाँ पर अपने मेंबर्स को कम्युनिकेट करेगा, उसको किस प्रकार यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा, उस चीज़ के बारे में भी एनसीएलटी कंपनी को बताएगा। कंपनी ये चीज़ का जानकारी आरओसी को भी देगा एंड आरओसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर एंड ये पूरा का पूरा इफेक्ट हमने ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया था। इनफैक्ट डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से हमारे रेगुलर लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया था। यहाँ पर डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल बोलता है कि बॉस यहाँ पर ऑथोराइज शेयर कैपिटल अफेक्ट होता है, बट रिडक्शन के दौरान पेड अप कैपिटल अफेक्ट होता है। डिम्यूनिशन के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, रिडक्शन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। डिम्यूनिशन के लिए हमें एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं चाहिए, बट रिडक्शन के लिए एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए। डिम्यूनिशन के वक्त बैलेंस शीट अफेक्ट नहीं होता है, बट रिडक्शन के दौरान बैलेंस शीट अफेक्ट जरूर होता है। डिम्यूनिशन के वक्त क्रेडिटर अफेक्ट नहीं होते हैं, बट रिडक्शन के वक्त क्रेडिटर अफेक्ट हो सकते हैं। डिम्यूनिशन के दौरान हमें हमारे कंपनी के नाम के पीछे वर्ड्स एंड रेड्यूस नहीं यूज करना पड़ता है, बट रिडक्शन करवाने के दौरान हमें हमारे नाम के पीछे वर्ड्स एंड रेड्यूस को यूज जरूर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्लॉज आता है एमओए के अंदर, दैट इज अ क्लॉज कॉल्ड एज एसोसिएशन क्लॉज, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। लॉ मेकर बोलता है कि एनी पर्सन कैन सब्सक्राइब द एमओए ऑफ अ कंपनी। एमओए को सब्सक्राइब किया तो बॉस बिफोर इनकॉर्पोरेशन यू आर कॉल्ड एज सब्सक्राइबर, बट इनकॉर्पोरेशन के बाद यू आर कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी। पब्लिक कंपनी के सिलसिले में मिनिमम 7 लोग एमओए को सब्सक्राइब करेगा, प्राइवेट कंपनी के सिलसिले में मिनिमम 2 लोग एमओए को सब्सक्राइब करना चाहिए। 1 पर्सन कंपनी के सिलसिले में 1 मेंबर शुड सब्सक्राइब टू द एमओए ऑफ द कंपनी। यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि बॉस अगर तुम्हारे कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो बॉस एवरी सब्सक्राइबर शुड एटलीस्ट प्रॉमिस टू टेक 1 शेयर। इनफैक्ट उन्होंने अगर ज़्यादा शेयर्स खरीदना है, ज़्यादा शेयर्स सब्सक्राइब करना है, तो वो जो भी ज़्यादा शेयर्स लेना चाहते हैं वो ज़्यादा शेयर्स का डिटेल्स हमें उनके नाम के सामने लिख देना पड़ता है। जो सब्सक्राइबर्स होएगा उन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए हमें एक विटनेस चाहिए जो इनके सिग्नेचर्स को अटैच करेगा। एमओए के अंदर लास्ट क्लॉज आता है कॉल्ड एज सक्सेशन क्लॉज, एंड ये क्लॉज आपको आएगा ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अगर आपका कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो आपका कंपनी एमओए के अंदर सक्सेशन क्लॉज के बारे में जिक्र जरूर करेगा। इस क्लॉज के अंदर हमें नॉमिनी का डिटेल्स लिखना पड़ता है। वो एक ऐसा बंदा होता है
जो मेंबर के मरने के बाद या मेंबर के लुनेटिक होने के कारण या मेंबर के इनकॉम्पिटेंट होने के कारण नॉमिनी ओपीसी का मेंबर बन जाता है। इनफैक्ट हम लोग फ्यूचर में नॉमिनी अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, बट याद रखना कि जब भी हमने सक्सेशन क्लॉज के अंदर कोई भी प्रकार का चेंजेस किया तो उसके कारण हमें पूरा का पूरा एमओए को ऑल्टर करने का जरूरत पड़ता नहीं है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंप्लीटली रिवाइज कर दिया। अब हमारे पास आता है अ कंसेप्ट कॉल्ड एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर नथिंग बट दे आर द बायलॉज फॉर द कंपनी, दे आर द बायलॉज फॉर द कंपनी। मतलब कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे काम करेगा उसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताते रहता है। अगर मैं बोलूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विल डिफाइन द रूल्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस व्हाट अ कंपनी कैन डू, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विल डिफाइन हाउ द थिंग्स विल बी डन। ये दोनों का दोनों डॉक्यूमेंट्स आर टू बी कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, जिसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता है। बट ऑन अ क्लोज स्क्रूटिनी हमें पता चलता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज द मेमोरेंडम हु विल कंट्रोल द आर्टिकल्स। मतलब यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताएगा अबाउट व्हाट अ कंपनी कैन डू, तो आर्टिकल्स बताएगा अबाउट हाउ द थिंग्स कुड बी डन, अबाउट हाउ द थिंग्स कुड बी डन। यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें स्केड्यूल नंबर 1 का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर देर आर टोटल 10 टेबल्स, जिसमें से स्टार्टिंग का 5 टेबल्स यूज हुआ था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमओए। अब स्केड्यूल 1 के जो बचे हुए 5 टेबल्स है, दैट इज टेबल नंबर एफ, जी, एच, आई, जे। टेबल नंबर एफ, जी, एच, आई, जे, these are the tables which will be utilized for the preparation of AOA. Sir, we have to select any table as per our own choice. तो लॉ मेकर बोलता है नो बॉस नो, तुम्हें टेबल चूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी यू आर। अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो तो आप अपना आर्टिकल्स टेबल एफ के अनुसार बनाओगे। अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो हैविंग शेयर कैपिटल, तो आप अपना आर्टिकल्स टेबल जी के अनुसार बनाओगे। अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो हैविंग नो शेयर कैपिटल, तो आप अपना आर्टिकल्स टेबल एच के हिसाब से बनाओगे। अगर आपके कंपनी के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी है हैविंग शेयर कैपिटल, तो आप अपना आर्टिकल्स टेबल आई के अनुसार बनाओगे। एंड अगर आपका कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी है एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल, तो आप अपने कंपनी का आर्टिकल्स टेबल जे के अनुसार प्रिपेयर करोगे, टेबल नंबर जे के अनुसार प्रिपेयर करोगे। जी हाँ, आर्टिकल्स के अंदर एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है एंड ये प्रोविजन हमने हमारे सीए फाउंडेशन में भी देखा था। इनफैक्ट हमने हमारे इंटर सीए के रेगुलर कोर्स में भी अंडरस्टैंड किया था। दैट वाज द प्रोविजन टुवर्ड्स एंट्रेंचमेंट। This is a new provision which has been introduced through Companies Act 2013. ऐसा कोई एंट्रेंचमेंट प्रोविजन वाला प्रोविजन कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं हुआ करता था। देख बॉस, आर्टिकल्स को अल्टर करना है ना, तो वी हैव टू जस्ट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड वी कैन अल्टर द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन इनसाइड द आर्टिकल्स। बट अगर हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को चुना है तो हम आर्टिकल्स के कुछ प्रोविजंस को, हम आर्टिकल्स के कुछ प्रोविजंस को अगर ऑल्टर करना चाहते हैं तो हम उन्हें ऑल्टर कर सकते हैं ओनली एंड ओनली व्हेन, जब हम कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस या ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब आर्टिकल्स के कुछ प्रोविजंस को अल्टर करने के लिए अगर हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस चुना है तो उन प्रोविजंस को अल्टर करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन से भी कुछ आगे वाला चीज करना पड़ेगा। हमें कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, हमें कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा।
लॉ मेकर बोलता है कि ये एंट्रेंचमेंट वाला प्रोविजन हम हमारे आर्टिकल्स के अंदर लागू करवा सकते हैं, या तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, या तो इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर हम इसको लागू करवाना चाहते हैं तो हमें हमारे आर्टिकल्स को पहले ऑल्टर करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी है तो आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस अगर लाना चाहते हो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तो तुम्हें तुम्हारे हर एक मेंबर का कंसेंट चाहिए। बट अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो एंड इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर आप आर्टिकल्स के अंदर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओवर ईयर जब मैं बोलूँ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम तो याद रखना कि बॉस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के ऊपर एक ही चीज होता है, दैट इज कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट हैज गॉट द पावर टू ओवरराइड मेमोरेंडम एज वेल एज आर्टिकल्स। जब भी मुझे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करना है तो हमें यहाँ पर सेक्शन नंबर 14 का पालन करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 14 बोलता है आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन हम आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हैं। बट अगर हम एक पब्लिक कंपनी है एंड अगर हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने का बात कर रहा है तो पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने का बात कर रहा है तो यहाँ पर उन्हें अपने आर्टिकल्स के अंदर से वो तीन रेस्ट्रिक्शंस को ऐड करना पड़ेगा, वो तीन रेस्ट्रिक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। तो बॉस यहाँ पर जब हम आर्टिकल्स को ऑल्टर करेंगे तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करेंगे ही करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लगेगा। वंस दी ऑल्ट्रेशंस आर बीन डन तो ये ऑल्ट्रेशंस हमें आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर का कॉपी अलॉन्ग विद द ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स हमें आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, हमें आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वाले टॉपिक को भी कैसे ऑल्टर करने का उसको भी समझ लिया एंड हमने आर्टिकल्स वाले टॉपिक को रिवाइज भी कर दिया। ओवर ईयर इस चैप्टर के अंदर हमने प्रमोटर के बारे में जाना, हमने प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन को रिवाइज किया इन अ फास्ट ट्रैक वे, हमने एमओए को एकदम बोलेगा तो एकदम डिटेल में रिवाइज किया और हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को एकदम बोलेगा तो एकदम डिटेल में रिवाइज किया। हावेवर इस चैप्टर के अंदर कुछ डॉक्ट्राइन्स है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये तीनों का तीन डॉक्ट्राइन तुम्हें यहाँ पर एग्जाम के लिए लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने हमारा पूरा का पूरा सेकेंड नंबर का चैप्टर रिवाइज कर दिया, दैट वाज अ चैप्टर कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटो। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया रहेगा थ्रू दिस यूट्यूब लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड yes, meet you guys soon for CA final. Thank you so much.